नमस्कार, 5 की बात में मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की, जहां पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने नेता पुष्पराज जैन पर आयकर विभाग के छापों को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। आज कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि जब बीजेपी नेताओं का यूपी में कार्यक्रम होता है तो आयकर विभाग की टीम साथ आती है। 2 हफ्ते से लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों पर छापे पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एजेंसियों को निर्देश देकर छापे डलवाए जा रहे हैं। अखिलेश ने एक बार फिर दोहराया कि पीयूष जैन के घर छापेमारी से समाजवादी पार्टी का कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने समाजवादी इत्र बनाने वाले पुष्पराज जैन पर आज छापा इसलिए मारा क्योंकि पहले गलती से किसी और पर रेड पड़ गई थी। निष्पक्षता दिखाने के लिए अब कार्रवाई हो रही है। उस दिन जब कन्नौज में पुष्पराज जैन यानी पंपी जैन के यहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो एमएलसी हैं रेड हो रही है, अखिलेश यादव यहाँ पे मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ज़बरदस्त आरोप बीजेपी के ऊपर लगाए हैं। आपने ये जो कहा कि हमने छोटे दलों से अलायंस किया है, वो जो हैं ये सरकारी एजेंसियों से करके चुनाव लड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए, इधर जो देखने को मिला है, जिस समय बंगाल में चुनाव था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की यही एजेंसी विपक्षी पार्टी जो थी उसको परेशान कर रही थी। जिस समय तमिलनाडु में चुनाव था, स्टैलिन जो मुख्यमंत्री जी हैं आज, उनके परिवार पे छापे मारे जा रहे थे। महाराष्ट्र में क्योंकि सरकार बीजेपी की नहीं है, वहाँ भी इन्हीं एजेंसियों से परेशान किया जा रहा था। कर्नाटक में जब चुनाव था उस समय भी यही एजेंसी कर्नाटक पहुँची थी। अगर आज चुनाव खत्म हो गया है तो एजेंसीज वहाँ क्यों नहीं जा रही छापा मारने? उत्तर प्रदेश में चुनाव है क्योंकि जनता का जो समर्थन दिखाई दे रहा है, जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे क्योंकि इनके पास किसान की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई उसका कोई जवाब नहीं है, महंगाई का जवाब नहीं है, नौकरी रोजगार का जवाब नहीं है, और जो निवेश के लिए बड़े बड़े आयोजन हुए थे उसका कोई जवाब नहीं है। जिस तरीके से कोरोना में इनकी पोल खुल गई उसका कोई जवाब नहीं है। जो इनके सहयोगी दल थे वो दल आज उनको छोड़ के जाने वाले जा रहे हैं। इनके जो सहयोगी दल हैं वो इनको धमकी दे रहे हैं। क्या लखनऊ का नज़ारा वो लोगों ने नहीं देखा कि जहाँ पर निषाद समाज के लोगों को, केवट समाज के लोगों को, बादल समाज के लोगों को, कश्यप समाज के लोगों को बुलाया गया वहाँ पर और उन्हें भरोसा ये दिलाया गया था कि आपको आरक्षण मिलेगा। जब उनके आरक्षण की बात नहीं हुई तो सबके सामने उन्होंने कहा कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। वो धमकी दे करके भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हर वादा जुमला निकला है, उनके विकास के विज्ञापन झूठे हैं। तो जब ये देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि उनकी रैलियों में लोग नहीं आ रहे हैं और रैलियों के लिए भी है, उन्हें जिलाधिकारी, वहाँ के प्रशासन के लोग, पुलिस, लेखपाल से लेकर के सब अधिकारी जब लगते हैं तब जाकर के भीड़ जुटा पाते हैं। और जब भाषण उनका शुरू होता है उनके नेताओं का तो जनता जाने लगती है। इस निराशा को देख करके, इस हताशा को देख करके और जो समर्थन मिला है समाजवादी पार्टी को, उसको देख करके छापे पड़ रहे हैं। आप देखिए, पहले ये जो रेड हुई राजीव राय जी के यहाँ हुई, नीटू के यहाँ हुई, राहुल के यहाँ हुई, अब इनके यहाँ हो रही है, इसका आप अपने चुनावों के ऊपर कैसा असर देखते हैं? पब्लिक में क्या किस तरह का मैसेज आता है इससे? ये जो छापे इसलिए डाले जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बदनाम हो। सरकार में रहते लोग भ्रष्टाचार करते हैं, सरकार में रहने वाले लोगों पे आरोप लग सकते हैं। विपक्षी पार्टियों के पास कहाँ से धन दौलत है? अब आपने छापे मारे हैं, क्या निकला आपके पास? जब कुछ नहीं निकला आपके पास तो आप खिसिया गए, तो आपने कन्नौज के इत्र का नाम ढूंढा क्योंकि उनका नाम भी वही था, जो जिसके यहाँ छापा पड़ा उसका भी नाम वही था। जब इनकी गलती हो गई और गलती से छापा उन्होंने अपने ही व्यक्ति के यहाँ मार दिया, जब वहाँ पर 200 करोड़ के लगभग की संपत्ति, पैसा और रुपया और सोना मिला है, और इतनी गड्डियाँ कभी उत्तर प्रदेश के इतिहास में नहीं निकली होंगी जितनी गड्डियाँ वहाँ निकली। जब उनका आदमी निकला छापे में तो वो घबरा गए और अपनी खीस मिटाने के लिए, अपनी बदनामी बचाने के लिए इन्होंने फिर एक बार पुष्पराज जैन पर छापा मारा है। मैं भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मंचों से बोला है, उनका दिल्ली से लेकर के यूपी का नेतृत्व ने ये कहा कि इत्र कारोबारी जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं उनका ये पैसा है, उनके घर पे छापा मारा है। अगर वो पीयूष जैन वो अगर हमारे थे तो पुष्पराज जैन क्या थे? अगर पुष्पराज जैन हमारे हैं तो वो किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी और उनके सरकार के लोग अपनी
नाकामी छिपाने के लिए, क्योंकि कल उनका पूरी पोल खुल जाती, इसलिए उन्होंने छापा दोबारा पुष्पराज जैन पर मारा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अखिलेश यादव जी का कहना है कि ये चुनाव के पहले मारे जा रहे हैं, इसका राजनीतिक मकसद है। कन्नौज में विनीत वर्मा, इजराइल और आलोक पांडे के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। दरअसल कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर जीएसटी की छापेमारी के बाद आज पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी हो रही है। उत्तर प्रदेश, एनसीआर, मुंबई में करीब 50 जगहों पर छापेमारी चल रही है। ये छापेमारी इनकम टैक्स की मुंबई यूनिट कर रही है। लखनऊ के आईटी अधिकारी भी साथ हैं। मुंबई में 4 अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई। कन्नौज के बड़े कारोबारी पंपी जैन का इत्र पेट्रोल पंप, कोल्ड स्टोरेज का कारोबार है और वे समाजवादी पार्टी के एमएलसी भी हैं। पीयूष जैन पर जीएसटी छापे के दौरान पंपी जैन का नाम सामने आया था। कन्नौज के मलिक मियां परफ्यूमर के ठिकानों पर भी आईटी के छापे डले जा रहे हैं। कन्नौज की इन बेइंतहा पतली गलियों में मोटी कमाई के अंदेशे से रेड हो रही है, और रेड जहां हो रही है इस पतली गली में बना हुआ हमारी बाईं तरफ ये घर है जो पुष्पराज जैन, जिन्हें पंपी जैन भी कहते हैं, समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, उनके यहाँ ये रेड हो रही है। कुछ वक्त पहले अभी इन्होंने समाजवादी परफ्यूम नाम से एक समाजवादी ब्रांड का परफ्यूम लॉन्च किया था, और लॉन्च किया था अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिसमें उनका कहना था कि कई महीनों की रिसर्च से और बहुत सारे रिसर्चर्स को इस्तेमाल करके ये जो फूलों की खुशबू है उससे ये परफ्यूम बनाया गया था। और अखिलेश यादव ने कहा था कि इसकी खुशबू विरोधियों तक भी पहुंचेगी। तो लगता है कि विरोधियों तक अब समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना है कि उसकी खुशबू पहुंच गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे इनकम टैक्स भी पहुंच गया है। तो सिर्फ इस गली में ही नहीं रेड हो रही है, तकरीबन 50 जगह पे रेड हो रही है। हाथरस में उनके घर और फैक्ट्री पे रेड हो रही है। कन्नौज में उनके घर और फैक्ट्री के ऊपर रेड हो रही है। दिल्ली में हो रही है, बॉम्बे में हो रही है, और कई जगहों पे ये रेड लगातार चल रही है। इसके पहले पीयूष जैन के यहाँ रेड हुई थी और तब ये विवाद हुआ था। बहुत सारे लोगों ने ये कहना शुरू किया था कि वो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, लेकिन पीयूष जैन भी पास में ही रहते हैं, लेकिन पीयूष जैन और पुष्पराज जैन का कोई पारिवारिक संबंध भी नहीं है और व्यापारिक संबंध भी नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोगों पे इसके पहले भी कई रेड हाल में हुई हैं। समाजवादी पार्टी के लोग अब ये आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्या ये महज इत्तेफाक हो सकता है कि पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय के ऊपर रेड हुई, उसके बाद अखिलेश यादव के पीएस नीटू के यहाँ रेड हुई, फिर उनके पारिवारिक मित्र राहुल भसीन के यहाँ रेड हुई, और अब समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन के यहाँ रेड हो रही है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं जहाँ से ये इस बात का अंदेशा या संभावना हो सकती है कि जो पार्टी को चुनाव के टाइम पे फंड करेंगे, फाइनेंसेस अरेंज करेंगे। तो समाजवादी पार्टी इसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड, राजनीति से प्रेरित रेड बता रही है, जबकि अब एजेंसीज रेड करने के बाद ये बताएंगी कि उनको यहाँ से क्या बरामद हुआ है। कन्नौज में आलोक पांडे और विनीत वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। इधर बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह 8 साल बाद अयोध्या पहुंचे। इससे पहले अमित शाह 2013 में अयोध्या गए थे। पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी पहुंचकर दर्शन पूजन कर उनकी आरती की। हनुमानगढ़ी से वो सीधा राम जन्मभूमि मंदिर गए और रामलला के दर्शन किए। इसके बाद रैली को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर हमले किए। उन्होंने कहा कि समाजवादी इत्र की दुर्गंध आज पूरे प्रदेश में फैल गई है। आज जब इत्र वाले मित्र के काले धन पर रेड हो रही है तो इन्हें तकलीफ क्यों हो रही है। उनके राज में तो ठेले भर भर कर कैश के नोटों की गड्डियां मिल रही है, गड्डियां मिल रही है। ये समाजवादी इत्र की दुर्गंध पूरे यूपी में फैल। आज जब रेडें डल रही है उनके पेट में उबाल हो रहा है, उबाल हो रहा है। मित्रों, आपको तकलीफ है?
ये काले धन वालों के यहाँ रेड पड़े, इसमें आपको तकलीफ है? जरा जोर से बोले, तकलीफ है? मोदी जी ने रेड डालनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए? भाई अखिलेश, आपको क्या तकलीफ? और एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद देखेंगे कैप्टन के गढ़ पटियाला में केजरीवाल का शांति मार्च। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब दौरे पर हैं। आज अरविंद केजरीवाल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के गढ़ पटियाला में एक शांति मार्च उन्होंने निकाला। ये मार्च गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी को लेकर निकाला गया। इस मौके पर केजरीवाल ने पंजाब की चन्नी सरकार पर जमकर हमले बोले। 2015 के जिसने भी बरगाड़ी में बेअदबी की थी उसके मास्टरमाइंड को आज तक नहीं पकड़ा गया। तो दोस्तों, पंजाब के अंदर माहौल दोबारा खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये पार्टियां और ये नेता, इनके भरोसे अगर हमने पंजाब छोड़ दिया तो ये पंजाब को बर्बाद कर देंगी। अब पंजाब को एक ही आदमी बचा सकता है, पंजाब का आम आदमी। आप सब लोग बचा सकते हैं, हम सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। आज मुझे बड़ा दुख है, पूरी की पूरी पंजाब सरकार, इससे कमजोर सरकार आज तक कभी नहीं आई। आपस में लड़ रहे हैं ये लोग, इनको किसी को पंजाब की परवाह नहीं है, पंजाब के माहौल की परवाह नहीं है। कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। वो कह रहा है मैं सीएम बनूंगा, वो कह रहा मैं सीएम बनूंगा, वो कह रहा मैं सीएम बनूंगा। सीएम की लड़ाई चल रही है, कुर्सी की लड़ाई चल रही है। पंजाब की चिंता किसी को नहीं है। इतनी कमजोर सरकार आज तक मैंने कभी नहीं देखी। आज ये पंजाब सरकार पंजाब के अंदर शांति बहाल करने में नाकामयाब है। आने वाले चुनाव में पंजाब सरकार पलटनी है और एक ईमानदार सरकार लेके आनी है, ईमानदार पार्टी की सरकार बनानी है दोस्त। और पटियाला में अरविंद केजरीवाल के शांति मार्च के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शरद शर्मा। मैं पटियाला में हूं। पटियाला जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री का गढ़ है। यहां पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शांति मार्च निकाल रहे हैं। देखिए अरविंद केजरीवाल हैं, साथ में उनके पार्टी के पंजाब यूनिट के मुखिया भगवंत मान हैं और पीछे उनके पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, ये सारे के सारे पैदल मार्च आज पटियाला की सड़क पर निकाल रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में पंजाब में जो घटनाएं हुई, आम आदमी पार्टी का कहना है कि जैसे बेअदबी की घटना हुई, गुरु ग्रंथ साहिब के साथ बेअदबी की कोशिश की घटना हुई, या लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट हुआ, तो ये एक साजिश है पंजाब का माहौल चुनाव से पहले बिगाड़ने की, पंजाब का भाईचारा बिगाड़ने की। तो इस अपील के साथ कि पंजाब के लोग भाईचारा बनाए रखें, अमन शांति बनाए रखें, पंजाब की सड़कों पर, पटियाला की सड़कों पर अरविंद केजरीवाल पैदल मार्च निकाल रहे हैं, शांति मार्च निकाल रहे हैं। लोग अपने फोन में जो है उनकी तस्वीर, उनका वीडियो कैप्चर करना चाहते हैं। यही होता है, लोग जो इस नेता को पसंद करते हैं, वोट देना न देना तो एक अलग चीज होती है, लेकिन जिस नेता को पसंद करते हैं, जिनको अच्छा मानते हैं, वो जब उनके इलाके में आते हैं तो लोग इस तरह से उनके इंतजार में खड़े होते हैं और तस्वीरें लेते हैं। पटियाला जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री का गढ़ है, ये पंजाब का पुराना राजघराना है। इसी राजघराने के उत्तराधिकारी हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। महाराजा के नाम से या राजा साहिब के नाम से यहाँ पर जाने जाते हैं और यही कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं जो अरविंद केजरीवाल के हाथ से या आम आदमी पार्टी के हाथ से पिछली बार पंजाब निकाल कर ले गए थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी पिछली बार बहुत मजबूत मानी जा रही थी और माना जा रहा था कि पहले ही चुनाव में आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बना सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपना सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया और कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस ने अपना सीएम कैंडिडेट बनाया। पंजाब के लोगों ने अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की जगह
कांग्रेस पर और कैप्टन अमरिंदर सिंह पर खास तौर से भरोसा जताया और कांग्रेस 2/3 बहुमत के साथ सरकार बना गई। तो अब उसी पटियाला में कैप्टन अमरिंदर सिंह के गढ़ में शांति मार्च अरविंद केजरीवाल ने निकाला है और अपील कर रहे हैं कि पंजाब के लोग अमन शांति और भाईचारा बनाए रखें। पटियाला से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज ठाकुर के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। को पावर्ड बाय गोल्डी गरम मसाला, गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, और Kia Carens coming soon। एक ब्रेक लेते हैं, आगे देखेंगे कल से क्यों नहीं बढ़ेगी कपड़ों पर जीएसटी। सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है कि ओमिक्रॉन काफी तेजी से फैल रहा है। दिल्ली में ओमिक्रॉन का सामुदायिक संक्रमण हो चुका है। दिल्ली में 50% कोविड केस ओमिक्रॉन के हैं। 2 से 3 दिन में दुगना हो रहा है ये, और देश भर के पॉजिटिव नमूनों में 18% ओमिक्रॉन के हैं। दिसंबर में 16,000 नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई थी और इससे ही ये सब कुछ सामने आया है। यहां तक कि टीके लेने वालों को भी ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है कोरोना वायरस का, वो संक्रमित कर रहा है। और इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता परिमल कुमार। 30 दिनों के भीतर भारत में ओमिक्रॉन के करीब 1300 मामले सामने में निकल कर आए हैं और अब जब स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों की तरफ से जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक जितनी जीनोम सीक्वेंसिंग की गई उसमें 18% सैंपल में ओमिक्रॉन की मौजूदगी मिली है। और ये जीनोम सीक्वेंसिंग का जो डेटा है वो 12-13 दिसंबर के आसपास जितनी जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है उस आधार पर ये जानकारी मिली है। साथ में ये भी बताया गया कि दिल्ली में कम्युनिटी से जो सैंपल आ रहे थे, पॉजिटिव सैंपल आ रहे थे, उसमें 50% सैंपल में ओमिक्रॉन की मौजूदगी है। यानी कम्युनिटी वाला सैंपल वो सैंपल होता है जिनकी कोई फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती है, लेकिन उनमें ओमिक्रॉन की मौजूदगी मिल रही है। और सीधे तौर पे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि दिल्ली में ओमिक्रॉन का कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, जहाँ पे ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर उनमें ये वेरिएंट आया कहाँ से। अब जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ये भी कह रहा है कि जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं और साथ में हैदराबाद, उसके जितने भी पॉजिटिव सैंपल्स हैं कोरोना के, सबको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा रहा है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जितने मामले अब तक आए हैं ओमिक्रॉन के, और उसको लेकर जो है उसका पूरी तरीके से हर मामले को बारीकी से देखी जा रही है और उसको देखा जा रहा है कि वो कहाँ से ट्रैवल हिस्ट्री है या उसकी जानकारी को लेके, क्योंकि ये जानकारी बहुत अहम हो जाती है आने वाले वक्त को लेके, तय करने को लेके। मुंबई को लेके ये कहा जा रहा है कि वहाँ भी मामले ज़रूर ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन कम्युनिटी में इसका स्प्रेड कितना है इसको लेकर अब तक आकलन नहीं हुआ है। वो आकलन का काम जो है वो फिलहाल चल रहा है। डबलिंग रेट की बात करें, डबलिंग रेट वो होता है जिसमें मामले डबल होते हैं। पुराने वेरिएंट में 8 से 9 दिन लग रहे थे मामले डबल होने में, ओमिक्रॉन में 2 से 3 दिनों में मामले डबल हो रहे हैं। तो ये भी एक चिंता का विषय है और ये तमाम चीज़ें जो है वो उस पर नज़र ज़रूर है। लेकिन अब ये तीसरी लहर की दस्तक है एक तरीके से, वो इसलिए भी है कि हमने देखा कि पहली लहर में करीब 90,000 से ज़्यादा मामले हुए थे। जब वो गिर के आया तो 9,000 के आसपास आया। उसके बाद 9,000 से मामले उठने शुरू हुए और दूसरी लहर में हमने देखा कि 4 लाख से ज़्यादा मामले रिपोर्ट हो रहे थे रोजाना। वो जब गिर के आया तो करीब 6,000 के पास मामले गिरे और बीते 3 दिनों से 9,000, 13,000 और 16,000 कोरोना के मामले देश में आ रहे हैं। किस तरीके से कोरोना फिर से पांव पसार रहा है और इसमें लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। और आपको पूरे देश के हालात भी बता दें, कोरोना किस तरह से फैल रहा है। देश में ओमिक्रॉन के मामलों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। ओमिक्रॉन के 1,270 मामले आए हैं, जिनमें से 374 मरीज ठीक हैं। देश के 23 राज्यों में अब तक ओमिक्रॉन फैल गया है। महाराष्ट्र में 450 ओमिक्रॉन केस, 125 ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में 320 और ओमिक्रॉन के केस हैं, जिनमें से 57 अब ठीक हो गए हैं। देश में 24 घंटे में करीब 16,764 नए कोरोना केस आए, 220 लोगों की मौत हुई। कल 7,585 कोरोना मरीज ठीक हुए। देश में फिलहाल संक्रमण दर 1.34% है
और कोरोना के 91,361 एक्टिव केस हैं। और कोरोना के बढ़ते नंबर के बीच वैक्सीनेशन को लेकर आज एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि केंद्र सरकार का वादा था कि 2021 के अंत तक सबको दोनों डोज वैक्सीन लगाएंगे। आज साल का अंत है, देश अब भी वैक्सीन से दूर है। एक और जुमला चकनाचूर। और बात करते हैं हम जीएसटी की। जीएसटी काउंसिल की आज बैठक हुई है। जीएसटी काउंसिल ने कपड़ों पर 1 जनवरी से जीएसटी बढ़ाने का फैसला टाल दिया है। टेक्सटाइल पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% की गई थी। 80 लाख से ज्यादा व्यापारी इस कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए हैं। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आपातकालीन जीएसटी की बैठक में टेक्सटाइल पर बातचीत हुई और ये फैसला टालने का लिया गया। From December and actually during the session of the Parliament, representations started coming. Some delegations also came and met me. And on the 29th, the letter also comes from the Chief Minister, from the Finance Minister of Gujarat. And therefore the emergency meeting. And what are the decisions of the emergency meeting, Council's meeting today? That we retain the status quo and not go to 12% from 5%, meaning don't do the correction now. There is a committee which is looking into rate rationalization, and it was decided today in the emergency meeting that textile again will be also put to the committee to review it along with the other items which they are anyway now reviewing. And the decision of the committee was that, one, it will go to that rate rationalization committee to also include textile in their review and submit a report by February. और इसी बैठक के बारे में हमारे सहयोगी रविशंकर शुक्ला ने बात की राजस्थान के कैबिनेट मंत्री सुभाष गर्ग से। राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्टर सुभाष गर्ग जी हमारे साथ में हैं। सर, ये बताइए कि अभी आज जो बैठक हुई जीएसटी की, उसमें क्या क्या फैसले हुए और क्या ये माना जाए कि गारमेंट पर कल से टैक्स नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, डेफर कर दिया गया है। जो एजेंडा था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पर जो पैसा जो रेट है 5% से 12% कर दी गई है, उसको रोल बैक कर दिया गया, डेफर कर दिया गया। और जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी और फिटमेंट कमेटी है, वो सारे और मदों को भी और भी जैसे गुड सर्विसेज हैं उसको भी रिकंसिडर करेगी और वेरियस स्टेक होल्डर्स से चर्चा करते हुए वो तय करेंगे। और दूसरा ये दिया गया है कि फुटवियर्स का भी मुद्दा आया था, हम सभी लोगों ने राजस्थान की ओर से मैंने भी उठाया था। इसके अलावा जीएसटी कंपनसेशन का भी मुद्दा आया था, इसका भुगतान किया जाए। चौथा ये भी आया कि जो जीएसटी कंपनसेशन का पीरियड है जो जून 2022 को खत्म हो रहा है, उसको बढ़ा करके जून 2027 किया जाए। इस पे भी सभी राज्यों ने इंक्लूडिंग राजस्थान ऑल्सो रखा है, उन्होंने इसको कंसिडर किया है। और नेक्स्ट जो जीएसटी की काउंसिल मीटिंग जो फरवरी में प्रस्तावित है, मोस्ट प्रॉब्ली फरवरी या मार्च में, उसमें और मुद्दों पर डिस्कशन किया जाएगा। तो जूते और चप्पल पर जो जीएसटी है वो 1 तारीख से बढ़ जाएगी, इसका मतलब? यस, अभी तक तो यही है। अभी तक यही है। तो ये हैं राजस्थान के कैबिनेट मंत्री जो कह रहे हैं कि रेडीमेड गारमेंट्स पर, कपड़ों पर तो जीएसटी कल से नहीं बढ़ेगी, लेकिन जूते और चप्पलों पर जो जीएसटी है वो कल से लागू हो जाएगी। दिल्ली से अशोक माले के साथ रविशंकर शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। एक ब्रेक लेते हैं, आगे देखेंगे कश्मीर में 36 घंटों में 9 आतंकी ढेर। श्रीनगर के बाहरी इलाके में मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। मुठभेड़ के दौरान 3 पुलिसकर्मी और 2 सीआरपीएफ जवान घायल भी हुए हैं। कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने बताया कि मारे गए आतंकवादियों में से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक आतंकवादी सुहैल की पहचान हो चुकी है। उन्होंने बताया कि एनकाउंटर की जगह से हथियार और गोला बारूद के साथ आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। सुरक्षा बलों ने 36 घंटे में कश्मीर घाटी में 3 अलग अलग एनकाउंटर में 9 आतंकियों को मार गिराया। इस साल जम्मू कश्मीर में कुल 171 आतंकवादी मारे गए, जिनमें 19 पाकिस्तानी और 152 स्थानीय आतंकी थे। श्रीनगर पुलिस को इंफॉर्मेशन मिला था
कि जेवन पर जो अटैक किया था उसमें 3 टेररिस्ट पंथाचों के आसपास छिपे हुए। श्रीनगर पुलिस सीआरपी लेके जब कॉर्डन डाला, अंदर से फायरिंग आ गया, जिसमें पुलिस के 3 और सीआरपी के 2 पर्सनल जख्मी हो गए। उसको हम लोग तुरंत बीबी कैंट हॉस्पिटल ले गए, सारे स्टेबल है। बाद में एक और इंजर्ड हो गया। उस इनकाउंटर में 3 रेडेड टेररिस्ट मारे गए जैश मोहम्मद का। बिहार के कटिहार में जिला परिषद अध्यक्ष के पद पर रश्मि सिंह की जीत की खुशी में खुलेआम फायरिंग हुई। यह फायरिंग रश्मि सिंह के गृह क्षेत्र कोलासी में हुई। रश्मि सिंह के समर्थकों पर फायरिंग का आरोप है। इस फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि एनडीटीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। रश्मि सिंह ने अपने 3 वोटों से करीबी उम्मीदवार नसीरुद्दीन को हराया है। रश्मि सिंह को 18 जबकि नसीरुद्दीन को 15 वोट मिले। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने 41 साल बाद पदक जीता तो उसकी एक वजह यह भी है कि पिछले 1 से 1.5 दशक में देश में हॉकी टर्फ की संख्या तेजी से बढ़ी। एक संस्था अब छोटे स्कूली बच्चों को हॉकी टर्फ तक लाकर उन्हें निखारने का काम कर रही है। क्या ये कोशिशें भारत को हॉकी का पावर हाउस बना सकती हैं? कड़ाके की ठंड के बीच भी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 6ठी, 7वीं, 8वीं कक्षा के बच्चों में हॉकी को लेकर ये उत्साह देखते ही बनता है। बड़ी बात यह है कि आमतौर पर मिट्टी और घास के मैदानों पर खेलने वाले ये बच्चे पहली बार टर्फ पर आए हैं तो जोश और हैरत से भर गए हैं। वैसे तो हम ग्राउंड में खेलते थे, लेकिन वहाँ पर इतने अच्छे से पुश स्लैप ये सब हम नहीं कर पाते थे। लेकिन इस ग्राउंड में आकर, इस टर्फ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हर चीज़ मारने में बहुत आसानी मिल रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर, मैं नेशनल इंटरनेशनल खेलना चाहती हूँ। किसी प्लेयर को जानती हो नेशनल इंटरनेशनल लड़कियों में? सर, रानी रामपाल को। टर्फ और ग्राउंड में इसलिए फ़र्क है क्योंकि ये टर्फ और ग्राउंड में वो मिट्टी का होता है, ऊबर मतलब एक ऊंचा नीचा होता है, तो उधर स्लैप नहीं मार सकते हैं। मैं 2nd बार टर्फ देख रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं टर्फ पे ही खेलूँ। मुझे इस टर्फ में खेल के बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे अपने लाइफ में प्लेयर ही बनना है। पहली बार टर्फ पर आकर इन बच्चों के हाथ भी खुल गए हैं। खेल की बुनियादी ट्रिक को सीखते हुए ये भविष्य के सपने बुनने लगे हैं। मैं पहली बार इस टर्फ में खेल रही हूँ और मुझे यहाँ पे स्लैप मारने में बहुत आसानी हो रही है। मैं हॉकी अपने पैशन की वजह से खेलना चाहती हूँ। किसी को देखा था पहले हॉकी खेलते हुए? हाँ, रानी रामपाल को देखा था। ये 1000 हॉकी लीग 2008 में स्टार्ट किया है। 2011 दिल्ली में भी स्टार्ट किया था। कई 10 साल जो हुआ है, इसका प्रोग्रेस ट्रमेंडस है। ये है फील्ड टर्फ प्रोग्राम है बच्चों के लिए। फील्ड टर्फ, ये बच्चे आपके सामने जो 150 बच्चे हैं, ये 10 से लेकर 12 इयर्स का बीच में है। 6th क्लास और 7th क्लास पढ़ रहे हैं। इन्होंने स्कूल ग्राउंड में, चार्ट ग्राउंड में या थोड़ा ग्रास है उधर ही खेले हैं। ये फर्स्ट टाइम है इन्होंने पहले आके टर्फ क्या है देख रहे हैं। इनका सौभाग्य है, ये जो वर्ल्ड कप हुआ उसी ग्राउंड में वो खेल पा रहे हैं। 1000 हॉकी लीग्स यानी OTHL नाम की संस्था पिछले 1 दशक से हर साल तकरीबन 500 नए बच्चों को हॉकी के मैदान पर लाने में कामयाब रही है। यही वजह है कि 2020 की दिल्ली की सब जूनियर हॉकी टीम में OTHL के 18 में से करीब 1 दर्जन बच्चे शामिल रहे। कुछ बच्चे तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी पहुंचने लगे हैं। ये बच्चे ने सबसे पहले ग्रास पे हॉकी स्टार्ट करी थी। इनको पता भी नहीं था कि टर्फ भी होता है। हमने भी जब स्टार्ट करी थी ग्रास रूट से स्टार्ट किया था। जब हम आए थे पहले दिन टर्फ देख के तो हम भी बहुत खुश हुए थे कि मतलब ग्रास नहीं है, ये पॉली ग्रास है। बॉल अपने आप जा रही है, हॉकी नीचे रख दो तो अपने आप रुक जा रही है। तो खेलने में बहुत इम्प्रूव हुई हॉकी, बहुत ज़्यादा। अभी भी दिल्ली में ऐसी कोई टीम नहीं है जिसमें OTHL के बच्चे ना हो। पूरी दिल्ली में ऐसे कोई कॉलेज नहीं है, ऐसी कोई टीम नहीं जिसमें दिल्ली के बच्चे खेलने ना जाते हों हमारे OTHL से। सर्टेनली ऑब्जेक्टिव तो इंडियन हॉकी का स्ट्रेंथन करने के लिए है। उसके लिए फर्स्ट स्टेप तो होगा जो स्टेट हॉकी है उसको स्ट्रेंथन करना होगा। जनवरी में हरियाणा में सब जूनियर नेशनल दिल्ली का टीम गया है। उस 18 में 12 प्लेयर जो हमारा 1000 हॉकी लीग का ही थे। जबकि ये सारे सरकारी स्कूल से आप उठाते हैं? नहीं, हम जो लेते हैं 90% जो सरकारी स्कूल है, मुश्किल से 1-2 प्राइवेट स्कूल होगा। 10-15 साल पहले तक भारत में एस्ट्रोटर्फ की कमी की शिकायत आम बात रही।
और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया और हॉलैंड जैसे देश कई बार भारत जैसे एशियाई देशों को मात देते रहे। आज देश में सैकड़ों टर्फ तो लग गए हैं, लेकिन चुनौती बदल गई है। करीब 1-1.5 दशक पहले अक्सर ये शिकायत होती थी कि भारत में ऑस्ट्रेलिया और हॉलैंड जैसे देशों की तुलना में हॉकी के टर्फ बेहद कम हैं। आज भारत में हॉकी के करीब 200 टर्फ हैं, लेकिन इनका सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। 1000 हॉकी लीग्स नाम की संस्था भारत में हर साल 500 नए बच्चों को हॉकी स्टिक थमाकर उनका हुनर मांझती है और देश में हॉकी को मजबूत कर एक मिसाल पेश करती नजर आती है। दिल्ली से विमल मोहन, NDTV इंडिया।